हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड में जो अधिशासी अधिकारी का पेपर होना है उसमें जो हिंदी का आपका सिलेबस दे रखा है उसके हिसाब से हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है अधिशासी अधिकारी का। तो हिंदी के महत्वपूर्ण जो ग्रामर के आपके टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं। आप लोग देख लीजिए, इसकी जो पीडीएफ है संजय देव क्लासिक जो हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर पड़ी हुई है, वहां से ले लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें से आपको सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। तो इसमें शब्दावली जो आपका पूछी जाती है वहां से और जो ग्रामर है दोनों चीजों को सम्मिलित कर दिया है। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कौन सा एक स्वर ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब होंठ से निकलता है। औ अगर हम औ बोलेंगे तो ओष्ठ नहीं होगा, औ। आ भी नहीं है, ई भी नहीं है। इन सब का दबाव मुख्य रूप से कंठ और तालु पर होता है। ठीक है। ऊ, जब हम ऊ बोलेंगे तब हमारा होठ बनेगा। क्या बनेगा? होठ। ओष्ठ मतलब ऊ। ऊ बोलते समय हमारे होठों पर हलचल होती है, हमने होठ को एक निश्चित आकार देना पड़ता है, इसीलिए ऊ आपका जो वर्ण है वो ओष्ठ होगा। छंदों का एक चरण पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? छंदों का एक चरण, जैसे मान लो एक दोहा है कबीर का, जैसे आपका बोलते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई। तो एक जो इसका छंद का एक चरण होता है ये यहां तक होता है। तो छंद के जैसे दोहे में 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला चरण यहां हो गया ये। तो पहले चरण पूरा होने या कोई भी चरण पूरा होने पर, एक चरण पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो इसमें विराम चिन्ह लगेगा कौन सा वाला? अर्ध विराम, अल्प विराम। कौन सा विराम लगेगा? अल्प विराम। अर्ध विराम में तो यहां बिंदी हो जाती है ये। ठीक है, ये बिंदु नहीं होगा, बल्कि केवल कॉमा होगी बस। तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे लगेगा। तो एक चरण पूरा होने पर कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम चिन्ह लगता है। अगला, कौन सी एक वर्तनी अशुद्ध है? प्रज्वलित सही वर्तनी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कवयित्री ये भी सही है। रचयिता ये भी सही है। जागृत ये गलत वर्तनी है। जागृत गलत वर्तनी किस लिए है? देखो, ये लिखा है जागृत, री की मात्रा होता क्या है? जागृत। क्या होता है? जागृत। रॉ की मात्रा, ये किसकी लगा दिया इसने? री की। तो इसकी वही सही वर्तनी ये होगी जागृत, ना कि जागृत। ठीक है, इसे पढ़ने का भी अंतर है, ये जागृत है और जागृत है, क्योंकि री और रॉ की मात्रा में अंतर होता है। जैसे आप लिखते हो ग्रह, ग्रह इसका मतलब है घर। अगर आप इसी को ऐसे लिखोगे ग्रह, तो ये क्या हो जाएगा? नक्षत्र वाला ग्रह, ग्रह होगा ये ग्रह है। तो री की मात्रा अलग है, रॉ की मात्रा अलग है। इसमें ई उच्चारित होता है, इसमें ई उच्चारित नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जागृत होता है, ना कि जागृत। ठीक है। अगला, दंतोष्ट शब्द में कौन सी संधि होगी? दंतोष्ट, इसमें दंत धन ओष्ठ, दो उससे बना है। देखो, इसका पद का अंत किसमें हुआ? हलंत नहीं लगा है, तो ये क्या बना है बताओ? दो के बाद आपका औ है। ऐसे आप इनका जब विभाजन करते हो तो नौ है। ठीक है, तो है, फिर औ है। तो इसका मतलब इसका अंत किसमें हुआ? अगर हलंत नहीं लगा है तो इसमें अ सम्मिलित है, तो इसका अंत हुआ ओ में। पहले पद का अंत ओ में, दूसरे पद का ओ में। तो जब पहले पद का अंत किसी स्वर में हो, दूसरे पद में ओ आए या औ आए, तो दोनों ही औ बन जाएंगे। या दूसरे पद में ए आए या ऐ आए तो ऐ बन जाएगी। तो ये होता है किसमें? वृद्धि संधि में। तो इसका मतलब इनका क्या बन जाएगा? औ। तो अब ये क्या बन गया? देखो क्या बन गया? तो वो ही रहा। तो अब औ और ओ की मात्रा मिलकर के किसकी बन गई? आपके औ की। तो ये क्या बन गया? दंतोष्ठ। तो इसमें होगी आपकी वृद्धि। कौन सी? वृद्धि संधि।
कौन सी होगी? वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन है, दरोगा शब्द किस विदेशी स्रोत से संबंधित है? दरोगा, दरोगा शब्द लिया गया है तुर्की भाषा से। दरोगा किस भाषा का है? तुर्की। आगत शब्द ही है दरोगा भी। नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, दरोगा शब्द वहीं से। महाजन शब्द में समास होगा, महाजन, महान है जो जन, यानी कि जन क्या है यहां पर? संज्ञा, और महानता क्या है उसकी? विशेषता। जब किसी समास पद का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तो ऐसा समास होता है कर्मधारय समास। कभी कभी कर्मधारय समास आपका बहुव्रीहि भी हो जाते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब इसका मूल अर्थ, जैसे हमने क्या लिखा, महान है जो जन, उसकी जगह क्या आ जाता? महान जन का मतलब कुछ मतलब होता, जैसे महात्मा गांधी होता, महाजन का मतलब महात्मा गांधी होता, तो हम महाजन कह के इसका शब्द नहीं तोड़ते, बल्कि महाजन का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी, तो वो क्या बन जाता? आपका बहुव्रीहि बन जाता। लेकिन इसमें इसका कोई ऐसा प्रचलित अर्थ नहीं है जो इससे ज्यादा महत्व रखता हो। प्रचलित अर्थ अगर उसके सामान्य अर्थ से ज्यादा महत्व रखता हो तो वो बहुव्रीहि बनता है, नहीं तो सामान्य स्थिति में यह कर्मधारय समास ही होगा, जिस पद का पहला पद विशेषण हो, दूसरा संज्ञा हो। कौन सा एक तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। पाहुना, प्रतिमान, प्रतीत और प्रतिबिंब। प्रतिमान भी है, प्रतीत भी है, प्रतिबिंब भी है। पाहुना शब्द तत्सम नहीं है। पाहुना विशेष तौर पर शब्द प्रयोग में लाया जाता है मेहमान के लिए, तो इसका संस्कृत में अतिथि शब्द होता है। अतिथि, जिसके आने की तिथि पता ना हो, अतिथि। ठीक है, पाहुना नहीं होता है, तो इसका सही आंसर सातवें का ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप का सही विलोम होगा। अनुरूप, ये हमारे अनुरूप है, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा है। अगर हम इसका विलोम करें तो आप क्या कहोगे? ये हमारा अनुकूल है, प्रतिकूल है। अनुरूप है, प्रतिरूप है, मतलब हमारे विरुद्ध है, हमारी चाह है उसके विरुद्ध है, यानी कि प्रतिरूप है। अनुरूप का मतलब जैसा आप चाहते हो उसी के अनुसार, प्रतिरूप का मतलब जो आप चाहते हो उसके अनुसार नहीं है, तो इसका विलोम ये होगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता प्रकट करने के लिए कौन सा मुहावरा उचित होगा? अनिश्चितता प्रकट करने के लिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपने आप में काबिलियत नहीं है, दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना, ये कहीं से कहीं तक अनिश्चितता प्रकट नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका ये बताता है कि जो व्यक्ति संशय में है, जो व्यक्ति क्या चोर होता है, उसके मन में हमेशा संशय बना रहता है, ये भी अनिश्चितता प्रकट नहीं करता है। न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा आगे, क्या होना है, इसकी अनिश्चितता बनी है, यानी कि ऊंट कहीं को भी बैठ सकता है। बोलते हैं ना कि इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है, तो लोग कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। इसका मतलब अनिश्चितता है, क्या होने वाला है वो निश्चित नहीं है। नीम हकीम खतराए जान, मतलब नए लोगों से या फिर नया जो व्यक्ति होता है वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा करता है, इसलिए ये कहा गया है कि नीम हकीम खतराए जान, मतलब नया डॉक्टर है तो जान को खतरा भी हो सकता है। तो अनिश्चितता प्रकट करने के लिए ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा एक कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी, कौमुदी कहा जाता है चांदनी को। किसको कहा जाता है? चांदनी, चांदनी को कौमुदी भी कहा जाता है। ऐसी स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ही ना हो कहलाती है। ऐसी स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ही ना हो, जैसे पति ना हो तो विधवा कहलाती है, बेटा ना हो तो बांझ कहलाती है, मतलब संतान ना हो तो बांझ कहलाती है। अलग अलग अर्थ में अलग अलग है, लेकिन दोनों ही ना हो, जिस स्त्री के पति भी ना हो और पुत्र भी ना हो, उससे बोलते हैं अवीरा। क्या बोलते हैं? अवीरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है? कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है? ये चार के चार भाववाचक संज्ञा हैं, रामत्व भी, नारित्व भी, अपनत्व भी, कठोरता भी। देखो
अब इसमें से जातिवाचक से कौन है? रामत्व किससे बना है? राम। राम एक व्यक्ति का नाम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपनत्व किससे बना है? अपना से। अपना शब्द क्या होता है? सर्वनाम, तो ये बनी है सर्वनाम से। कठोरता किससे बना है? कठोर से। कठोर होना क्या है? एक गुण है, यानी कि किससे बना है? विशेषण से, सर्वनाम से और व्यक्तिवाचक से। नारीत्व किससे बना है? नारी से। नारी क्या है? एक जाति। तो क्या पूछ रहा है? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका मतलब नारीत्व शब्द जो भाववाचक संज्ञा बना है मूल रूप से नारी था, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। तो इसका सही आंसर होगा नारीत्व। क्या होगा? नारीत्व। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, रेखांकित पद में क्या होगा? रेखांकित पद कौन सा है? आप, ये वाला। श्याम ने अपने आप, यानी कि श्याम खुद के विषय में बात कर रहा है। जब कहीं पर कोई खुद के विषय, खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को बोला जाता है क्या? निजवाचक सर्वनाम, यानी कि स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले। ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद। मेरा विवाद हो गया, मेरा फलाने से विवाद हो गया। गया, विवाद हो गया। मुझे इसका सार, इस किसी भी काव्य का सार होता है, होता है। अगर ये स्त्रीलिंग होता विवाद हो गई होता। सार अगर स्त्रीलिंग होता तो विवाद, सार होती है होता। रूप, रूप व्यक्ति का परिचय होता है, रूप व्यक्ति का परिचय होता है, होता। तो ये भी पुल्लिंग है। आय, आपकी की आय कितना है? गलत हो गया ना, क्योंकि पुल्लिंग में लिख दिया कितना है। स्त्रीलिंग होगा आपकी आय कितनी है। तो आय शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। देखो बहुवचन और एकवचन में अपवादों को छोड़ करके अधिकतरों में अपने वाक्य का प्रयोग करना है, उसी से आपका पता चलेगा। और वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें चीजें आए। ठीक है। और हो सके तो क्रिया लगा करके वाक्य बनाइए। वाक्य में क्रिया होगी तो उसी से आपका क्या चीज का लिंग और वचन पता चल जाएगा। पानी शब्द का सामान्य बहुवचन होगा। पानी का सामान्य बहुवचन, देखो पानी अपने आप में नित्य क्या है? एक वचन है। ये जहां भी प्रयोग होगा इसी रूप में होगा, इसका कोई अलग से बहुवचन रूप नहीं होता है। बहुवचन में भी आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है। बहुवचन में भी पानी होगा और एक वचन में भी पानी होगा, क्योंकि ये आपका हमेशा क्या है? एक वचन है, क्योंकि ये आता है किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसने तेज गाड़ी चलाई वाक्य में कारक होगा। तेज गाड़ी चलाई, उसने, ये दो शब्द हैं देखो, उस ने अलग अलग है। तो ने किसका होता है? कर्ता। ने किसका होता है? कर्ता का। तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारण। गुण शब्द में ई प्रत्यय लगाने से वो बन जाएगा। गुण शब्द में ई प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? गुण शब्द ई प्रत्यय लगा देंगे बड़ी, तो ये हो जाएगा गुणी। गुणी शब्द अपने आप में क्या होता है? वह गुणी व्यक्ति है। गुणी मतलब विशेषण। क्या होता है? गुणी का मतलब विशेषण। किसी के गुण दोष को बताना क्या है? विशेषण। तो इसमें ई लगाने से गुण में यह विशेषण शब्द बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह शीला को मूर्ख समझता है। में क्रिया होगी सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। अकर्मक तो नहीं है, क्योंकि वह कौन है? कर्ता। शीला क्या है यहां पर? कर्म। तो कर्म आ गया है तो सकर्मक ही होगी। बाकी देख लीजिए, प्रेरणार्थक कोई किसी से काम करवा रहा है, नहीं। पूर्वकालिक यानी कि कोई कार्य आपका घटित हो चुका है, उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो उसे पहले वाले को पूर्वकालिक बोलेंगे। तो इसमें शीला क्या है? कर्म है। और ये तो कारक चिन्ह है। मूर्ख क्या है यहां पर? समझना, इसकी विशेषता, समझने की विशेषता। समझना क्या है? क्रिया। और मूर्ख होना क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। तो यहां पर जो आपका शीला है, इसके कारण इसमें कर्म आ गया, तो ये वाक्य हो गया सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल होगा? वह आए तो मैं जाऊं, वाक्य में कौन सा काल होगा? वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि उसके आने का इंतजार कर रहा है और जाने की बात कर रहा है।
यानी कि उसके जाने की क्रिया निर्भर करती है उसके आने पर। जब आपका ऐसा होता है कि कोई आपका क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो वहां पर जो काल होता है उसके आगे हेतु हेतु मत लग जाता है। अब ये घटित हो गई होती, वो आया था तब मैं गया था, ऐसा कहता तो हेतु हेतु मत भूत होता। अब ये कह रहा है वो आए तो मैं जाऊं, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, तो ये होगा हेतु हेतु मत भविष्य। देखो कहीं पर भी एक क्रिया का, आपने कहा फसल, बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो हेतु हेतु मत भविष्य। बारिश अच्छी हुई थी इसलिए फसल अच्छी हुई, ये हेतु हेतु मत भूत होगा। पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, पास होने की क्रिया पढ़ाई करने पर निर्भर कर रही है, तो वो हेतु हेतु मत होगा। यानी कि भविष्य के लिए कह रहा है तो भविष्य हेतु हेतु मत दो ही होंगे, या तो भूत का होगा या भविष्य का, वर्तमान का हेतु हेतु मत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्तृवाच्य में प्रधान होता है। कर्तरी का मतलब कर्ता है, ये कर्तरी का मतलब कर्ता, तो कर्तृवाच्य में कर्ता ही प्रधान होगा। जैसे आपने कहा राम खाना खा रहा है, अब इस वाक्य में खाने की बात हो रही है आराम की, कोई आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, खाने के बारे में या आराम के? ये उत्तर कब दे रहे हो आप? राम खाना खा रहा है। आपसे किसी ने कहा है राम कहाँ है, तब आप बोल रहे हो ना राम खाना खा रहा है। तो इसमें आपने किसको वरीयता दी? राम को, कार्य करने वाले को, तो ये कर्ता होगा। अगर आप क्या बोलते इसी को, पत्र राम लिख रहा है, आपने कहा भोजन कहाँ गया, तब आप कह रहे हो भोजन राम खा रहा है या भोजन राम द्वारा खाया जा रहा है। तो अब बताओ राम की बात हो रही है या भोजन की? भोजन की। भोजन कहाँ गया? आप कह रहे हो भोजन राम खा रहा है, तो इसका मतलब राम की बात नहीं हो रही थी, भोजन की हो रही थी। तो वहां पर कर्म देखो, यहाँ पर पत्र राम लिख रहा है या पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है, तो अब यहाँ राम की बात नहीं कर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है पत्र कौन लिख रहा है, तो आप बता रहे हैं पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है। तो पत्र क्या है यहाँ पर बताओ? कर्म है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ये कर्तावाच्य, ये कर्मवाच्य। जिस पद में बात कर्ता की हो रही होती है कर्तावाच्य, जिस पद में बात कर्म की हो रही होती है वो कर्मवाच्य, ये ध्यान में रखना है। वह चलते चलते रुक गया वाक्य में रेखांकित शब्द होगा। वह चलते चलते रुक गया, रुकना क्या है? क्रिया। और ये क्या बता रहा है? क्रिया होने का तरीका। क्या बता रहा है? क्रिया होने का तरीका। चलते चलते रुक गया, तो ये क्या होगा? जब आपके कोई क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया के होने का तरीका बताए, क्रिया के होने का समय बताए, क्रिया के होने का स्थान बताए, क्रिया के होने की मात्रा बताए, 4 तरीके से बता सकता है, तो वो क्या होगा? क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। परा उपसर्ग का अर्थ होगा, परा उपसर्ग का अर्थ होगा, क्या होगा? परा। परा उपसर्ग का अर्थ उल्टा, विलोम बना देगा जहां भी परा लगेगा, समझ गया ना? आपने कहा आधीन, आधीन मतलब आपके अधीन है जो, ठीक है। पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, जो आपके पास है अधीन है, पराधीन मतलब जो दूसरे के पास है, तो इसका उल्टा हो गया। तो परा जहां पर भी लगेगा वो शब्द को विलोमार्थक बना देगा, इसीलिए ये उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उल्टा, यानी कि विलोमार्थक। कौन सा शब्द प्रत्यय के योग से बना है? प्रत्यय के योग से बना है। कौन सा बना है? सुगंध, गंध के आगे लगा है। अपमान, मान के आगे लगा है। अनुकूल, कूल के आगे लगा है। वैचारिक, विचार के पीछे लगा है। विचार, विचार, धन इक, वैचारिक, तो प्रत्यय किस में लगा है? जो पीछे लगा, उन दोनों में सब क्या लगा है? ये आगे लगा है उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये क्या इक क्या लगा है इसमें? पीछे, जो पीछे लगा है वो प्रत्यय है, तो ये क्या है? वैचारिक। कौन सा एक वाक्य गलत है? कौन सा एक वाक्य गलत है? गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय के पास 4 पैर होते हैं, नहीं, गाय के 4 पैर होते हैं, तो यहीं पर गलत मिल गया आपको, गाय के 4 पैर होते हैं, यही गलत है, ठीक है। बाकी पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, राम ने रावण को मारा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये सभी क्या है? सही वाक्य हैं। अगला, पानी न बरसता तो फसल सूख जाती। अर्थ के आधार पर वाक्य होगा, अर्थ के आधार पर 8 तरह के वाक्य। पानी न बरसता तो फसल सूख जाती, जैसे अभी मैंने बोला ना हेतु हेतु मत में,
कि किसी कार्य का होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। यदि किसी साधारण वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य पूछे और किसी एक क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर करता है, तो इस क्रिया का होना, फसल का सूख जाना संकेत करता है क्या वर्षा ना होने की हो, तो ये क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। ये 25 क्वेश्चन है आपके, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने नंबर शेयर कीजिए, हमें थोड़ा कंपटीशन का पता लगेगा। और साथ ही साथ आप हमारे जो YouTube चैनल है उसके साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपके उत्तराखंड की कंप्लीट तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल लाते रहेंगे। इसके अलावा हम उस समय के साथ आपके लिए उत्तराखंड की डेप्थ की क्लासेस भी YouTube पर चलाने वाले हैं, चाहे वो आपके उत्तराखंड की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, इकोनॉमी की हो, उसकी भी आपके टॉपिक वाइज क्लासेस हम बहुत जल्द शुरू करेंगे, मतलब जिसमें आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं, अगर मैं इनको छोड़ करके उन वीडियो को बनाने लग गया तो आपका होगा तो पक्का, लेकिन अधिक समय में कम ही हो पाएगा। इसीलिए मैंने प्रश्न सीधे उठा करके आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न मिल जाएं। लेकिन मैं ग्रामर को पूरी तरीके से आपके लिए डिस्क्राइब कर देता हूं, पूरी तरीके से आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए बहुत अच्छी जो पाठ्य सामग्री है, एक स्टैंडर्ड पाठ्य सामग्री है, वो लगातार आपके लिए YouTube चैनल पर लाते रहेंगे।